दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। इस एपिसोड में हम ये बताएंगे आपको कि देश की या राष्ट्र की राज्य की संरचना कैसे हुई है, इससे पहले क्या हुआ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल, इसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का मतलब ही होता है कि हमें इसके पुख्ता और मजबूत साक्ष्य एविडेंस मिले हैं। छठी सदी ईसा पूर्व काल या बुद्ध काल, द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, महाजनपद काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल के नाम से हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे बात करते हैं कि जनपद काल की संरचना कैसे हुई, रचना कैसे हुई, कैसे उसका निर्माण हुआ। वैदिक काल में हम जन बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल में जनपद बोलते हैं, और महाजनपद काल में हम 600 ईसा पूर्व से इसको महाजनपद काल बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं। वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य चीजें हैं उसमें है पशुपालन मुख्य पेशा हुआ करता था, लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, समतामूलक समाज था, धार्मिक जटिलता थी। उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा कृषि हो गया, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और विषमता प्रारंभ हुई और धार्मिक कर्मकांड चरम सीमा पर पहुंच गए। महाजनपद काल की बात करते हैं तो कृषि अधिशेष, यहाँ रिप्रोडक्शन होने लगा, कृषि को बचाकर रखने लगा। लोहे की क्रांति की भूमिका बहुत अग्रणी मानी जाती है। नगरीकरण हो गया, विषमता अत्यधिक हो गई और धार्मिक कर्मकांड भी यहाँ पर बढ़ गए। और इसके बाद धार्मिक कर्मकांड के विरुद्ध नवीन धर्मों का उदय हुआ। यहाँ एक नई जन चेतना में देखने को मिलती है। कर्मकांड यहाँ चरम सीमा पर थे, यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार कोई धर्म का या धम्म का या विचारधारा का उदय नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसके विरोध में क्या मिल रहा है हमें, इसके विरोध में हमें धार्मिक नए धर्म का उदय मिल रहा है, बौद्ध और जैन। महाजनपद काल में पहली बार भूमि की माप और मुद्रा विनिमय प्रणाली हमें यहाँ से देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं महाजनपद काल की, तो इसमें आर्थिक संरचना या आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। लोहे का कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयोग होने लगा, कृषि क्षेत्र का प्रचार बढ़ने लगा, उसका जो स्तर था वो बढ़ने लगा, फैलाव होने लगा, अधिक जमीन पर कृषि होने लगी, जंगलों को काटा जाने लगा, वनों को लोहे उपकरण से काटे जाना आसान हुआ। जो वैसी जंगली भूमि थी जहाँ पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों को काट करके उन्होंने जंगलों को काट करके लोहे से और आसान बना दिया, बड़े बड़े खेत बना लिए। भूमि की जुताई लोहे के हल से करने लगे, गहरी जुताई संभव हुई, अतः भूमि की उर्वरता पर भी यहाँ बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत बढ़ने लगी है। आगे बात करते हैं सम्मिलित परिणाम क्या है इसके। उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, व्यापक अधिशेष पड़ा, लोग अपने घरों में अनाज को बचाने लगे जो आपातकाल के समय प्रयोग कर सकें या दान दक्षिणा दे सके। अतः गैर कृषि कर्म को बढ़ावा मिला, उद्योग और शिल्प का विकास हुआ। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि श्रम का विभाजन विशेषीकरण हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, यातायात परिवहन के साधनों का विकास हुआ और यहाँ से मुद्रा व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और शिल्प संगठन श्रेणियों का, यहाँ श्रेणी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान में जातियां हैं वो पहले श्रेणियां हुआ करती थी, जैसे शिल्पकार है, लोहाकार है, चर्मकार है, स्वर्णकार है। इस तरीके से श्रेणियां और शिल्प संगठन बनने लगे, इनको शिल्प संगठन कहते थे। 6 महानगर अस्तित्व में आए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं लोहे की भूमिका से कौन कौन जुड़ा नहीं है, ठीक। कृषि का क्षेत्र विस्तार है, भूमि उर्वरता में वृद्धि हुई है और नगरीकरण का विकास है। तो इसका आंसर क्या है, डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं तो प्रथम नगरीकरण द्वितीय नगरीकरण में अंतर क्या है। प्रथम नगरीकरण की हम बात करते हैं
शहर की बात करते हैं, शहरी सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा में सिंधु नदी घाटी के प्रमुख केंद्र थे और महाजनपद काल में गंगा नदी घाटी के केंद्र बन गए। सिंधु में या हड़प्पा में कांस्य युगीन सभ्यता थी, जी लौह युगीन सभ्यता हो गई। हड़प्पा में वस्तु विनिमय प्रणाली थी या मुद्रा प्रणाली होगी। 3 अंतर हमें विशेषकर देखने को मिलते हैं। महाजनपद काल की राजनीतिक संरचना कैसी थी, विशेषता कैसी थी? लोहे के प्रयोग से युद्ध शस्त्रों का निर्माण होने लगा, अतः राजा की शक्ति बढ़ने लगी बलपूर्वक। ठीक, कृषि का विस्तार होने लगा, उत्पादन बढ़ा, भू राजस्व की प्राप्ति हुई और कर की प्राप्ति भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। राजकोष समृद्ध हुआ, राजकोष यहाँ भंडार या जो पैसा था उसमें काफी वृद्धि हुई। विशाल सेना एवं नौकरशाही का गठन हुआ, पहली बार स्थायी सेना का गठन हुआ, अतः राजा निरंकुश हो गया। हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल में की बात करते हैं, वहाँ राजा जो था निरंकुश नहीं था। अब महाजनपद काल में राजा पूरी तरीके से निरंकुश हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फायदेमंद भी रहीं कि राजकोष बढ़ गया, विशाल सेना, नौकरशाही का गठन हो गया, पहली बार स्थायी सेना रखने का यहाँ क्या मिल गया, हमें अधिकार मिल गया, गठन कर लिया। मंत्री परिषद की नियुक्ति करने लगे, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसकी नियुक्ति करने लगे। सभा और समिति की समाप्ति हो गई यहाँ। जो उत्तर वैदिक काल में सभा समिति जो मुख्य मानी जाती थी, विधत तीनों, उनमें सभा समिति मुख्य थी, यहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जनपद काल की सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो लोहे के प्रयोग से सामाजिक तनाव बढ़ा, लोहे का प्रयोग से होने लगा, सामाजिक तनाव बढ़ा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्यता बढ़ी। जो शूद्र के साथ में छुआछूत है वो यहीं से हमें देखने को ज्यादा मिलती है। आगे बात करते हैं, लोहे के प्रयोग से इसकी शक्ति बढ़ी, किसकी, राजा की, लेकिन राजा निरंकुश होने लगा। वैश्य की व्यापार बात करते हैं तो लोहे के उद्योग से कृषि व्यापार का बढ़ा और इसके साथ में लेन देन, कर्ज, ब्याज करता था, उसे ब्राह्मण धर्म परंपरा सम्मानित कार्य नहीं मानते थे। जो पहले जो व्यक्ति था वो लेन देन करता, कर्ज लेता, ब्याज करता, लेकिन उसको ब्राह्मण धर्म परंपरा के अनुसार सम्मानित नहीं किया जाता था। वर्णों में संघर्ष की स्थिति थी। नवीन धर्म का उदय हुआ बौद्ध जैन का, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था पर चोट की। तो अब है बौद्ध धर्म के उदय का सर्वप्रमुख कारण क्या था? बुद्ध का जन्म, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, वैश्यों की कृषि से संपन्न होती आर्थिक स्थिति, लोहे का प्रयोग, तो इसका आंसर लोहे का प्रयोग। ठीक है, बीच बीच में ये क्वेश्चन है तो आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। महाजनपद काल की प्रमुख विशेषता क्या है? पहली बार बुद्ध काल में भूमि की माप शुरू हुई और भूमि माप के लिए निर्वर्तन इकाई थी और भूराजस्व की राशि 1/6 कर दी गई। महाजनपद काल की बात करते हैं, बड़े स्तर पर पढ़ेंगे इसको। पहली बार स्थायी सेना का निर्माण किया गया, रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ। यहाँ हमें बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक किसी राजा महाराजा के पास किसी प्रकार की स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ। अब यहाँ एक चीज और देखने को मिलती है कि जो राजा हुआ करते थे वो अपने ब्लड रिलेशन को नकारते हुए पृथक अलग से नौकरशाही यानी उन्होंने मंत्री संतरी रखना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले राजा का बेटा राजकुमार जो होगा वही राजा बनेगा, फिर राजकुमार का बेटा राजकुमार वो राजा बनेगा। तो यहाँ वो व्यवस्था उन्होंने धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की है। पहली बार राजकीय मोहर का विकास हुआ और धान रोपाई पद्धति आरंभ हुई। धान जो है रोपने की पद्धति यहीं से शुरू होती है। और राजकीय मोहर अपनी सील क्या होगी, जैसे वर्तमान की बात करते हैं, सम्राट अशोक का वो है अशोक चक्र है, और क्या कहते हैं सम्राट अशोक जो सिंह है चारों साइड में, सत्यमेव जयते लिखा है, आप कमेंट करके बताना है। तो ये इस तरीके हमें मोहर जो है राज की मोहर हमें पहले से मिलती है जनपद काल से। इस काल में पहली बार विदेशी आक्रमण हुए, इससे पहले कहीं पर भी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए। जनपद काल में ही ईरानियों का और उसके बाद यूनानियों का 2 आक्रमण है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। महाजनपद काल में पहली बार दासों को आर्थिक गतिविधियों लगाया गया। अभी तक दास अपने घरों में काम करते थे, लेकिन वर्तमान में महाजनपद काल में दासों आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें लगाना गया।
लोहे के प्रयोग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। जैसे लोहे का प्रयोग हुआ तो नए नवीन धर्म का क्या हुआ, उदय को प्रोत्साहित किया। और आगे बढ़ते हैं तो महाजनपद काल में, इस काल में पहली बार मुद्रा प्रणाली अस्तित्व में आई जो चांदी से निर्मित होती थी। इन्हें आहत मुद्राएं भी कहते थे। क्या कहते थे? आहत मुद्राएं भी कहते थे। इस काल में श्रेणियों का अत्यधिक विकास हुआ। श्रेणियां शिल्पियों के संगठन के रूप में थी। किसके रूप में? संगठन के रूप, इकट्ठी हुई थी, ऑर्गेनाइजर में रहती थी। उनका कोई न कोई एक ऑर्गेनाइजर होता था या संगठन होता था जहां शिल्पी अपने उत्पादों को इनके माध्यम से बेचते थे। डायरेक्ट नहीं बेचते, इनका एक संगठन हुआ करता, संगठन के माध्यम से, जैसे वर्तमान मंडी है, इस तरीके से बेचते। श्रेणियों को मुद्रा जारी करने तथा कानून बनाने का अधिकार था। ये खुद श्रेणियां जो होती थी मुद्रा जारी करती थी, कानून बनाते थे। साथ ही ये अपने सदस्य को पारिवारिक मामलों में न्यायिक निर्णय में भूमिका निभाती। और जो श्रेणियां हुआ करती थी, संगठन हुआ करते थे, जो भी परिवार में झगड़े होते थे उनको निपटा भी थी और शिक्षा प्रदान करने में इनकी भूमिका। और ये इनके छोटे छोटे स्कूल भी खुले होंगे। और इस काल में 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। इन 16 महाजनपदों में व्यज्जी और मल्ल में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली थी और शेष में राजतंत्र थी। गणतंत्र डेमोक्रेसी थी। अब्राहम लिंकन का कोटेशन आपने सुना होगा कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ क्या पूरी तरह गणतंत्र था। लेकिन बाकी जो जगह थी वो क्या थी? वहाँ राजतंत्र था। राजा का बेटा राजा बनेगा। इस काल में 6 महाजनपदों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, काशी और कौशाम्बी। ठीक। लेकिन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के हकामनी वंश के डेरियस प्रथम द्वारा किया गया, जबकि इस दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी शासक सिकंदर के द्वारा हुआ था। सिकंदर ने जब उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अश्व राज्य यानी राजधानी मसंग पर अधिकार किया, हमला किया, तो उसे पुरुषों की मृत्यु के पश्चात स्त्रियों से युद्ध करना पड़ा। जब पुरुष पूरी तरीके से खत्म हो गए तो महिला भी इसमें अपना वीरंगना दिखाने के लिए तैयार थी और उसने कत्लेआम किया। प्लूटार्क नाम के यात्री ने इसे सिकंदर की कीर्ति पर एक धब्बा माना है। महिला पे तो कोई भी पीठ पे वार करना मीन्स महिला पे वार करना है। इसका मतलब ये है अगर कोई वीर है, महान है, तो छाती ठोक कर के मैदान में आए और जब पूरे आदमी खत्म हो गए तो उसने इतना भी नहीं सोचा कि महिला हैं, बेसहारा हैं, परेशान हैं, और सिकंदर ने महिलाओं पे हमला कर दिया। इसलिए प्लूटार्क क्या कह रहा है? इसे सिकंदर की कीर्ति पर क्या एक धब्बा माना है कि वो वीर नहीं था, महान नहीं था, उसको महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना था। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उद्भव। ठीक, तो मैंने आपको ब्रीफ में ये बता दिया है महाजनपद काल के बारे में। अब एक एक महाजनपद को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो वीडियो को कई बार देखें और आपको इतिहास मुँह जबानी याद हो जाएगा। अंत में यही कहता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।